अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हमने एक और क्वेश्चन सेलेक्ट किया अपने लिए। दिस इज 32 जून 2009, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर बेसिकली एक सस्पेंडेड ट्यूब है जो वूल से सस्पेंडेड है, और इस ट्यूब के अंदर होना क्या है कि हमने इसे खास नंबर ऑफ टर्न्स देने हैं, ट्विस्ट करना है, और उसके बाद हमने इसको अनट्विस्ट करना है और टाइम रिकॉर्ड करना है इसका अनट्विस्टिंग के बाद। जब तक ये मोमेंटरली रेस्ट की पोजीशन में ना आए तब तक का टाइम हमें इसका रिकॉर्ड करना है। इसकी लेंथ को हम चेंज करते रहेंगे, इसके स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज करते रहेंगे। Like for example, if this is the suspended length, then we will hold it from here, then from here, then from here, and at different lengths we are supposed to measure the time from the point when we release it till the time when it gets stopped। इस क्वेश्चन की शक्ल अगर मैं आपको दिखा सकूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये, और इस डायग्राम से आप लोग शायद इसको समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी से। द फर्स्ट पार्ट इज अटैच द वूल of the middle of the tube making use the grooves on the tube to position the wool correctly। अच्छा, इसके अंदर हुआ ये है कि एक आपको ऐसा ट्यूब गिवन है मेटल का, और उसके अंदर एक ग्रूव बना हुआ है। there is a little cut on the tube so that you can fasten the thread on that groove and suspend it। फाइन, हमने इसको काम को ऑलरेडी करके रखा हुआ है। आप लोग उम्मीद है नोट बांधना जानते होंगे, तो आपने इसके अंदर पास करना है और इसको नोट बांध देना है। अच्छा, clamp the other end of the wool securely using the two wooden blocks। Length L should be 50 centimeter as shown in figure। अच्छा, इसके अंदर इस डायग्राम में देखो बच्चों, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके इस पाइप तक की जो टोटल लेंथ दिया हुआ है हमें, दिस वन, ये कहा जा रहा है कि इट इज 50 सेंटीमीटर। तो हमें 50 सेंटीमीटर के ऊपर इसे सेट कर लेना है। अब देखिए तरीकेकार क्या है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको पहले इन वुडन ब्लॉक्स के थ्रू, वुडन ब्लॉक एक नीचे रखा और दूसरा वुडन ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया, लाइक दिस। ऐसे हमने इसे होल्ड करवा दिया। इस वुडन ब्लॉक को मैं यहां पे क्लैंप कर दूं, इट्स क्लैम्प्ड। मैं इसे ऐसे क्लैंप कर दूं। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने इसे क्लैंप कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है। अब इसकी लेंथ मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सेंटर ऑफ द ट्यूब से स्केल रख के और इसको मेजर किया। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 59.5 सेंटीमीटर। इट्स 59.5 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें अप्रोक्सीमेटली 50 का रखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा लूज करता हूं। यहां से इसे मैं थोड़ा सा लूज किया और मैंने स्ट्रिंग को ऊपर पुल कर लिया और फिर मैंने इसे टाइट कर दिया। अब मैं इसे दोबारा से मेजर कर लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर। दिस इज 52.5। इट्स 52.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा और पुल कर लेते हैं इसे। मैंने हल्का सा इसे लूज किया और बहुत हल्का सा पुल किया और मैं इसे दोबारा टाइट कर दिया। अब एक दफा फिर इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। इसकी लेंथ है इस वक्त, इट्स एग्जैक्टली 50। तो जब ये एग्जैक्टली 50 हो जाएगा तो आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लेंथ मैंने इंक्रीज कर दिया। अब उन्होंने जब बोला है आपको, इट्स अ क्लियर कमांड दैट इट इज 50 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, सो इट्स बेटर टू नॉट कीप द डिस्टेंस और द लेंथ एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर। ये उसके कमांड है एग्जामिनर का, उसको फॉलो करेंगे। फ्रॉम सेंटर ऑफ द ट्यूब, नाउ इट इज 51 सेंटीमीटर। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप सेंटर ऑफ द ट्यूब से लेके इसका जो लेंथ है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 51 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला, क्या करना है हमें, कीपिंग द वूल टॉट एंड द ट्यूब हॉरिजॉन्टल, टर्न द ट्यूब थ्रू 10 कंप्लीट टर्न इन ऑर्डर टू ट्विस्ट द वूल एज शोन इन द फिगर 1.2। अब इन्होंने डायग्राम में हमें बोला है कि इसको टर्न कीजिए। इसका कोई एक रेस्ट पोजीशन होगा ट्यूब का, उस रेस्ट पोजीशन को पहचान लीजिए। ये इसका रेस्ट पोजीशन है।
सबसे अहम पार्ट ये है कि इसकी रेस्ट पोजीशन को पहचाने। अब देखें ये क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, तो इसको पहले ऐसी पोजीशन पे लाएं जहां पे ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। स्टिल आई कैन सी इट्स टर्निंग क्लॉकवाइज। मैं इसको वापस से हाफ टर्न दे देता हूं, मैं फिर से रोक देता हूं, अभी भी ये ऐसा क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, मैं इसे फिर वापस से हाफ टर्न दे देता हूं और फिर से रोक लेता हूं। मैं उस पोजीशन तक पहुंचूंगा जहां पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, जहां पे ना ये क्लॉकवाइज जा रहा हो ना ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ये फिर क्लॉकवाइज जा रहा है, मैंने फिर इसे हाफ टर्न से ज्यादा बल्कि एक टर्न दे दिया। अब रोक के देख लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे होल्ड करके मुझे इसे 10 टर्न्स देने। तो 10 टर्न्स देने के लिए अब एक तरीका तो ये है कि मैंने इस वाले पॉइंट को मार्क कर दिया, इस ट्यूब के पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। सही बच्चों, मार्क करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब इसे क्लॉकवाइज टर्न देना है। देखते रहिएगा, मैंने इसे टर्न किया 180, 360, इट्स वन कंप्लीट टर्न। फिर वापस से गौर करते हैं, ये वापस से जैसे ही ये मार्क इस स्टैंड की रॉड को फेस करेगा, एक कंप्लीट टर्न हो जाएगा। नाउ इट हैज मेड 2 कंप्लीट टर्न्स। अब देखिए 3 कंप्लीट टर्न्स, 4 कंप्लीट टर्न्स, 5 कंप्लीट टर्न्स, 6 टर्न्स, 7, 8, 9, 10 और 10 टर्न्स के ऊपर मैंने इसे होल्ड कर लिया। 10 टर्न्स के बाद क्या करना है, आपने स्टॉपवॉच को रेडी कर लेना है 0 पे, और जैसे ही आप इसे रिलीज करेंगे ये ट्विस्ट करना स्टार्ट करेगा, ये अनट्विस्ट होगा। देखिएगा, सी होल्ड कीजिएगा उसको। ओके स्टूडेंट, देखो बच्चों, हमने इसको 10 ट्विस्ट दिया, और 10 ट्विस्ट देने के बाद अब हम इसे जैसे ही छोड़ेंगे तो ये अनट्विस्ट होगा। देखिएगा, स्टार्ट द स्टॉपवॉच। एज सून एज इट स्टार्ट्स अनट्विस्टिंग, स्टार्ट द स्टॉपवॉच। और जब तक ये मूव होता रहेगा, जब तक का टाइम, तब तक जब तक ये रुक नहीं जाता। अब आप इसकी ऑब्जर्वेशन करते रहें, इसे हम देखते रहेंगे। स्टॉपवॉच स्टार्ट है हमारा। पहले ये 10 कंप्लीट अनट्विस्ट करेगा अपने आप को, और उसके बाद फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 3, 4, 5 टर्न लेगा। बिल्कुल सुकून से, बहुत तसल्ली इत्मीनान से रुकता है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, कंप्लीट टाइम दीजिएगा इसको। सी अबाउट टू स्टॉप, बहुत स्लो हो गया, डेड स्लो इसका साइकिल हुआ, एंड स्टॉप्ड। तो जब ये स्टॉप हुआ, मैंने इसका टाइम रिकॉर्ड किया 1 मिनट एंड 3 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 63 सेकेंड, 63.69 सेकेंड। मेरे पास इसका टाइम आया 63.69 सेकेंड्स, और मैंने इसके टाइम को रिकॉर्ड कर लिया। टी इज, स्मॉल टी इज 63.69 सेकेंड। अच्छा, इन्होंने बोला है कि आप इसका टाइम रिकॉर्ड कीजिएगा। हम एक दफा टाइम रिकॉर्ड नहीं करते कभी भी, बेसिकली हमेशा हमें इसका एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने एक दफा निकाला T1, फिर मैं इसी का एक दफा T2 भी निकालूंगा। हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने वापस से दोबारा से इसको रेस्ट पोजीशन में लाके 10 टर्न्स देने हैं। आई नीड टू काउंट द टर्न्स, और मैंने इसके 2 दफा दोबारा से इसको 10 टर्न्स दिया। 10 टर्न्स देने के बाद जैसे ही मैंने इसे रिलीज किया, मैंने वापस इसका टाइम रिकॉर्ड किया, और मेरे पास फॉर एग्जांपल टाइम आया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 62.14 सेकेंड्स। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो बेसिकली इसमें पार्ट लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे इसका टाइम रिकॉर्ड करना है, हियर दिस वन पार्ट। तो इस टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, आई विल सिंपली शो बोथ दीस टाइम्स दैट आई ऑब्जर्व T1, T2. I will take the average of these two. Average time is 63.69,
प्लस 62.14 L डिवाइडेड बाई 2, और जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं टाइम इन सेकेंड यहां पे रिकॉर्ड कर लूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मुझे बोला जा रहा है कि ये देखिएगा जनाब, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। चेंज लेंथ and repeat A1 until you have and A2 until you have 6 sets of values of length and time। अब मुझे लेंथ और टाइम के 6 डिफरेंट सेट बनाने हैं, मतलब मैं इसकी लेंथ को चेंज करता रहूंगा और 6 डिफरेंट सेट्स बनाने हैं। लेंथ शुड बी इन द रेंज ऑफ 10 to 50 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ का रेंज भी दे दिया, 10 से 15 सेंटीमीटर इसका रेंज होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ टेबल। टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर के बाद आपको चाहिए until you have 6 sets of values of length and t। लेंथ हम लेंगे, या तो आप सेंटीमीटर में ले लीजिए या आप मीटर में ले लीजिए, दोनों चलेगा। अब जब मुझे t रिक्वायर्ड है तो इससे पहले मैं एक दफा t1 लूंगा, फिर मैं t2 लूंगा, फिर मैं t एवरेज कैलकुलेट करूंगा इन दोनों की मदद से। फिर मुझे बोला जा रहा है कि इंक्लूड द वैल्यूज ऑफ अंडर रूट एल इन द टेबल ऑफ रिजल्ट। मुझे एक एडिशनल कॉलम रिक्वायर्ड है विच इज अंडर रूट लेंथ। अच्छा, लेंथ का यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर है तो अंडर रूट लेंथ का यूनिट हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर एक्सपोनेंट 1 अप ऑन 2, सेंटीमीटर एक्सपोनेंट हाफ। ये हो जाएगा सेंटीमीटर एक्सपोनेंट हाफ। अच्छा, ये हमने सारा का सारा इसका तरीका कर दिया। पूरा टेबल के हमने कॉलम हेडर्स डाल दिए हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनर के पास 1 मार्क होता है तमाम करेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज का। इसका जो कॉलम हेडर है वो करेक्टली होना चाहिए, और दूसरी बात उसका एक पर्टिकुलर यूनिट होना चाहिए। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे उसका यूनिट लाजमी लिखना है आपने। कुछ में नहीं भी बनता, लेकिन जहां बनता है वहां लिखना पड़ेगा। अब मुझे 6 सेट चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 सेट के लिए मैंने अपना टेबल तैयार कर लिया है। मुझे सिर्फ लेंथ को चेंज करना है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टाइम कलेक्ट करना है और इस टेबल को भर देना है। अच्छा जनाब, मुझे रेंज दिया गया है 10 to 50 सेंटीमीटर इज द रेंज। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसे लूज किया। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको रैंडमली पुल करता रहूं। मैं इसे यहां पे लेके आया हियर, और मैंने इसे सस्पेंड कर दिया, इसका लेंथ मेजर कर लिया। इट इज 20 सेंटीमीटर। हमारे पास मिनिमम वैल्यू 10 है, आपको मिनिमम वैल्यू 10 पे भी परफॉर्म करना होगा और मैक्सिमम 50 पे भी परफॉर्म करना होगा, बिकॉज यू हैव टू गेन 1 मार्क फॉर द रेंज। Now this is approximately 11.3 सेंटीमीटर। 11.3 सेंटीमीटर। अच्छा, हम कोशिश, बल्कि सही है, नो वरीज। लेंथ का जो वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, वो मैं लिखा 11.3 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस से वही सब कुछ रिपीट करना है जो मैंने पहले किया। इसको रेस्ट पोजीशन में क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज 10 टर्न्स देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब मैं इसे 10 टर्न दे दूंगा उसके बाद मैं इसे छोड़ूंगा। स्टार्ट। ये अनट्विस्ट होना शुरू हो गया है।
अब 10 टन्स का मुझे इसका टाइम रिकॉर्ड कर लेना है कि 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे ये अनट्विस्ट होने में कितना टाइम लेता है. मेक श्योर when the length is smaller it will take lesser time, when the length is more it will take more time. आसान सा कानून है. See, stop. The time is 28.22 seconds. 28.22 सेकंड. मैंने इसका टाइम रिकॉर्ड किया 28.22 सेकंड. इसी तरीके से आप इसका एक रिपीट एविडेंस लेंगे. उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसकी लेंथ को थोड़ा सा वेरी कर देना है. थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया मैंने इसका. मेक श्योर कि 50 से ऊपर ना जाए. अब जो मैंने इसका नया लेंथ सेलेक्ट किया है बच्चों, दिस इज अराउंड 17 सेंटीमीटर. मैंने नेक्स्ट लेंथ को लिखा 17.0 सेंटीमीटर. आई नीड टू रिपीट द सेम थिंग. मुझे इसको 10 ट्विस्ट देने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारे पास 10 ट्विस्ट कंप्लीट हो गए. मैंने स्टॉपर को स्टॉप वॉच को रीसेट किया और मैं इसे दोबारा से रिलीज किया. स्टॉप वॉच स्टार्ट. जैसे आप इसे रिलीज करेंगे आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कीजिएगा और एक नया टाइम का वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं. बहुत आराम से होगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. टेक योर टाइम. इट विल स्टॉप and it will take time. See, कोई जल्दी नहीं. Stop. 36.63 seconds. 36.63 seconds. इस तरह से बच्चों आप लोगों ने ये तमाम वैल्यूज लेनी है. कोशिश कीजिएगा कि जब आप 6 सेंटीमीटर 6 रीडिंग ले रहे हो तो आप 50.0 को लाजमी कंसिडर कीजिएगा. दैट विल गिव यू द लार्जेस्ट टाइम वैल्यू. अच्छा, पहले वाले पार्ट में इन्होंने आपसे कहा था कि इफ इट इज टू बी सेट एट 50 सेंटीमीटर. हमने उसे 50 पे सेट नहीं किया था, हमने उसे 51 पे सेट कर लिया था या 50.5 पे सेट कर लिया था. अगर आप वहां पे 50 सेट कर चुके हैं बाय मिस्टेक, फिर यहाँ पे आप 50 नहीं लेंगे. देन यू कैन टेक 59.5 49.5 और 49 48.5 बिकॉज यू कांट रिपीट द वैल्यूज. अच्छा, इस तरीके से आप ये तमाम टेबल बना लेंगे. रैंडम वैल्यूज ले लेंगे. आप यहाँ पे 25.0 ले सकते हैं, आप यहाँ पे 32.6 ले सकते हैं, आप यहाँ पे 40.0 ले सकते हैं. इस तरह के आपने 6 रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लें. उनके कोरेस्पॉन्डिंग टाइम आ जाएंगे. जो भी यहाँ पे आपका टाइम आएगा, मैं थोड़ी देर के लिए कुछ आपके लिए कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ जो मैं एस्टिमेटेड वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि हम इसका अगला पार्ट भी कर सकें. फॉर एग्जांपल इट इज 28.22, सो द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज 28.35. इफ इट वाज 36.63, सो द नेक्स्ट वाज 35.28. बिल्कुल इस तरीके से हम टाइम को इंक्रीज करते हुए जाते हैं. लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रहा है 42.13 और यहाँ पे आया 42.28. यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 46.30 46.41. यहां पे मेरे पास वैल्यू आ गया 58.31 59.08. 50 का वैल्यू मेरे पास आ गया 64, क्योंकि यहां पे मेरे पास लेंथ था 49.08.
50.5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ था 50.5 सेंटीमीटर, तो ये उससे कम है, तो कम होगा तो टाइम भी कम होगा। इसका टाइम था 62 सेकेंड, तो मुझे इसका टाइम मैंने एस्टिमेट कर लिया 61.53 और इसका टाइम मैंने लिख लिया 60.87। अब मेरे पास बच्चों ये तमाम का तमाम डेटा कलेक्ट हो गया है। अब हम क्या कर लेते हैं कि बहुत जल्दी से इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं एवरेज टाइम की। एवरेज टाइम बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। यू जस्ट ऐड दीज टू वैल्यूज, 28.22 प्लस 28.35 डिवाइडेड बाय 2। आंसर मेरे पास आता है 28.285। 28.285। अब इसको हम 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉप वॉच है उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 और उस एक्यूरेसी पे हम इसके कैलकुलेटेड वैल्यू को राउंड ऑफ आराम से कर सकते हैं। 28.28 मींस 28.29। अब हमने इस तरीके से जल्दी जल्दी इसकी तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट के लिख लेते हैं और फिर मैं आपको इसके साथ कंटिन्यूटी बताता हूं कि आगे हमें क्या करना है। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे तमाम टेबल जो मैं लिखा था उसको मैंने फिल कर दिया है। लेंथ का वैल्यू मेरे पास 11.3 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस बहुत अहम कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिएगा बहुत तवज्जो से। लेंथ जो कि आपने खुद से मेजर किया है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए, जो ऑब्जर्वेशन आप बनाएंगे, एनी ऑब्जर्वेशन मेड बाय अ स्टूडेंट इज कंसिडर्ड रॉ डेटा। रॉ डेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो अंडर रूट लेंथ का वैल्यू है बच्चों, ये किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। लिहाजा कोई भी ऐसा वैल्यू जो आप लिख रहे हैं वो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट नहीं है तो आप उसको कैलकुलेटेड डेटा तस्वुर करते हैं। रॉ डेटा का लीस्ट काउंट, रॉ डेटा का एक्यूरेसी उसके इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन होता है। अगर हम स्टॉप वॉच की बात कर लेते हैं 0.01, हर वैल्यू टाइम का राउंडेड ऑफ है या सेकंड डेसिमल पे लिखा हुआ है, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.01, 0.22, 0.63, 0.13, 0.30। अगर आपका इसमें कोई भी एक वैल्यू सेकंड डेसिमल पे नहीं गया तो आप एक्यूरेसी का एक नंबर लूज कीजिएगा। दूसरा, लेंथ की बात कर लेते हैं। वी नो वन थिंग, द लेंथ, द एक्यूरेसी ऑफ दिस मीटर रूल इज 0.1 सेंटीमीटर, इट्स least count is 0.1 centimeter. Every value of length must be written up to first decimal place. You can see here 11.3, 17.0, 5.0. The most common error made by the student is if they write 17, so they don't mention 0.0 after that. It is the most common error made by the students. So if this is only 17, they think that obviously it is 17.0, but no, you need to write 0.0 with it. 0.0 with it. This is the accuracy of the instrument. The next thing to understand is this is the raw data and this is called the calculated data. Now what is the relation between these two? Like by using this 11.3 you can calculate this value. The main thing is you should have in your mind how many significant figures. You just look at the value of length, how many significant figures do we have here? It's 11.3. 11.3, 1, 2, 3. 11.3 has 3 significant figures. So in the calculated data, you can use either 3 significant figures or 4 significant figures, either equal to the number of significant figures in the raw data or one more. It's a rule, it's allowed. If you have taken equal number of significant figures in the first calculated data, then you need to follow this rule for all the values. For example, 11.3 I calculated in the calculator, the result was 3.36154 and so on. What did I think? 3, if I round it off up to 3 significant figures, keep it in your mind, significant figure is a different thing and decimal place is a different thing. So the question is about significant figures.
significant figure start from non-zero digit. So the first digit is non-zero. This is the first significant figure, first SF. This is the second SF, and 6 is the third SF. What did I plan for my values? I will keep the rule of equal to SF as there are in the raw data. 3, I just rounded off all the values up to second decimal place 3.36. I wrote it here. What was allowed other than these 3 significant figures? 4 were also allowed. So अगर मैं चाहूं कि मैं इसको 4 significant figure पे ले जाऊं 3.36, 1 को राउंड ऑफ करने के लिए आप इसका नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे. इफ इट इज 5 so it will give 1 to this value. ये बन जाएगा 3.362. अगर मैं 3.362 लिखा it means it is 1 more than the raw data. तो ये 2 चीजें आपको अलाउड है, लेकिन याद रखिएगा आपसे जो ये अलग से टेबल में कॉलम बनवाते हैं इन्हीं पे आगे जाके हमसे ग्राफ प्लॉट करवाएगा. तो आपके पास कैलकुलेटेड डेटा में जितने स्मॉलर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी आपके लिए ग्राफ प्लॉटिंग आसान हो जाएगी. लिहाजा मैं हर बच्चे को यही बात बोलता हूं कि आप इसके इक्वल एसएफ को मेंटेन कीजिए. लिहाजा मैंने इसको 3.36 पे राउंड ऑफ कर दिया. बिल्कुल ऐसे ही ये तमाम कॉलम के अंदर 3 3 3 3 3 3 एसएफ है, तो मैंने इन तमाम को भी 3 एसएफ रख दिया. एक बात जो मैं इसके साथ बताता चलूं, अगर थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि इस पूरे कॉलम में एक डेटा मेरे पास होता, इट्स कंडीशनल. एक डेटा मेरे पास होता लेंथ का 8.0 सेंटीमीटर. अभी तो नहीं है, अभी तो सारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अगर मेरे पास एक ऐसा डेटा होता तो यू नो दैट 8.0 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आप कौन सा रूल फॉलो करना है? इक्वल का. आपने ये देखा कि इस पूरे कॉलम में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लिहाजा आखिरी वाले को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर देने चाहिए. वहां पे आप गलती कर देंगे. क्यों? क्योंकि आपका सिग्निफिकेंट फिगर रो वाइज चेक किया जाता है, कॉलम वाइज चेक नहीं किया जाता. कॉलम वाइज सिर्फ आपका डेसिमल प्लेस चेक किया जाता है, वो भी सिर्फ रॉ डेटा में, कैलकुलेटेड डेटा में नहीं चेक किया जाएगा. कैलकुलेटेड डेटा डिपेंड करता है रॉ डेटा पे, तो रो वाइज आपकी वैल्यू चेक होंगी. 3 का मतलब 3, 3 का रिजल्ट 3, 3 का रिजल्ट 3, 3 का रिजल्ट 3. इसका मतलब 2 का रिजल्ट जब मैं वहां पे लिखूंगा तो मुझे वो ए बी 2 डिजिट के अंदर ही लिखना है. मैं उसके अंदर तीसरा डिजिट इंक्लूड नहीं करूंगा. अगर मैंने कर लिया तो मैं गलती के ऊपर हूं, यह गलती तस्वुर की जाएगी. उम्मीद है बात समझ आई होगी आप लोगों को. अच्छा, इस बात के इख्तिताम पे हम एक नया काम ये करते हैं कि अब ये तमाम वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं. आप बच्चों को मालूम है कि हम इसका ग्राफ कैसे बना रहे होते हैं. ग्राफ का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था. आपके पास 8 कॉलम्स हैं, 12 रोज हैं, 50% कवरेज. लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको वापस तमाम माइंड के अंदर तमाम चीजें आ जाएंगी. मुझे इनको सेट करना है. मिनिमम वैल्यू 3.36, मैक्सिमम वैल्यू 7.07. इसी तरीके से, बल्कि पहले मैं देख लूं कि मुझे इसके अंदर ग्राफ बनाना किसका है. प्लॉट ग्राफ ऑफ t on the y-axis against root L on the x-axis. This is to be plotted on x-axis and this is to be plotted on y-axis. तो x और y एक्सिस मुझे मेंशन कर दिया क्वेश्चन के अंदर. मिनिमम वैल्यू देखूंगा, मैक्सिमम वैल्यू देखूंगा. इसको मैं x एक्सिस है, लिहाजा 8 कॉलम्स में डिवाइड करूंगा. y का मतलब मिनिमम वैल्यू इज 28.29, मैक्सिमम वैल्यू इज 61.20. मैंने इन तमाम डेटा को 12 रोज के अंदर डिवाइड कर लेना है. 50% कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास क्लियर है, या इसके अलावा एक मजीद डिटेल वीडियो बना देंगे जिसके अंदर हम चंद डेटा का प्रॉपर्ली ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आपको समझा सकेंगे कि एक्चुअली 2-3 क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक अच्छा सा एक वीडियो बना के आप लोगों से इंशाल्लाह आज भी शेयर करेंगे. टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.